हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग अगेन 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चन हमारे नेट एग्जाम के लिए पीजीटी या फिर सोशलॉजी से रिलेटेड जो भी एग्जाम्स हैं सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो इसलिए वीडियो आप पूरा अंत तक देखिएगा और 20 क्वेश्चन पूरा सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। और इसके अलावा इसके पहले भी हमने 2000 क्वेश्चन सीरीज जो है हमारा, उसमें से हमने 2 पार्ट इसके ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। तो उसे आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसको आप प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर देखिए। और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, आज का सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। पारंपरिक समाज में किसकी सहायता से सामाजिक नियंत्रण किया जाता था? ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है धार्मिक पुजारी, दूसरा ऑप्शन है सामंती किसान, तीसरा ऑप्शन है कानून, चौथा ऑप्शन है लोकरीतियां और प्रथाएं। तो जो पारंपरिक समाज होता था यानी जो आदिम समाज होता था, तो उसमें जो सामाजिक नियंत्रण किया जाता था वो किसके माध्यम से किया जाता था? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोक रीतियां और प्रथाएं। तो जो आदिम समाज होता था, पारंपरिक समाज होता था, उसमें समाज के लोगों पे जो नियंत्रण लगाया जाता था कि वो समाज के मतलब अनुसार ही सारी चीज़ें करें, तो उसके लिए नियंत्रण किया जाता था। जो वहाँ पे जो उनकी लोकरीतियाँ होती थी और जो उनकी प्रथाएं परंपराएं सदियों से चली आ रही थी, उसी के अनुरूप उनको कार्य करना पड़ता था। तब कोई कानून नहीं बना रहता था, न ही धार्मिक पुजारी, ये सारे चीज़ नहीं थे। तो पारंपरिक समाज में लोकरीतियाँ और प्रथाएं ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है क्वेश्चन नंबर 2 है, किसने कहा था कि जाति ने अपने राजनीतिक और आर्थिक वातावरण में बदलाव के लिए नीचे और भीतर से खुद को बदलकर प्रतिक्रिया दी है? तो इसमें देखिए, जाति से संबंधित क्वेश्चन है कि ये किसका कथन था कि जाति ने अपने राजनीतिक और आर्थिक वातावरण में बदलाव के लिए नीचे और भीतर से खुद को बदलकर प्रतिक्रिया दी है। तो देखिए, इसमें ऑप्शन है पहला घुरिये, दूसरा रूडोल्फ, तीसरा एम.एन. श्रीनिवास, चौथा अब्राहम लिंकन। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए या फिर आप जो है अपना एक पेज पे आप लोग अपना काउंट करते रहिएगा कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया, कितना क्वेश्चन गलत किया। इससे आपको एक अंदाज़ा मिल जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको नहीं पता है। तो जो भी क्वेश्चन आपको ना पता हो, आप उसको नोट डाउन कर लिया करिए तुरंत के तुरंत। तो देखिए, इसका क्या राइट आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूडोल्फ। तो ये कथन किसका है? ये कहा था रूडोल्फ ने, तो ये याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, दिशा निर्देश जो किसी विशेष स्थिति में आचरण को निर्देशित करते हैं वो क्या कहलाते हैं? पहला है लोकरीतियां, दूसरा है प्रथाएं, तीसरा है मानदंड, चौथा है मूल्य। तो दिशा निर्देश यानी कोई चीज़ आपको दिशा निर्देशित कर रहा है कि आपको किस तरीके से व्यवहार करना है, समाज में किस तरीके से आचरण आपका होना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें क्या कहलाएंगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मानदंड। तो जो मानदंड होते हैं उसी के अनुसार इंसान जो है वो अपनी उसकी जो सभ्यता होती है उसका प्रदर्शन करता है, वो उसी तरीके से व्यवहार करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानदंड। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, किसने कहा था संस्कृति में विरासत में मिली कलाकृतियां, सामान, तकनीकी प्रक्रियाएं, विचार, आदतें और मूल्य शामिल हैं? तो यहाँ संस्कृति की बात हो रही है कि संस्कृति में विरासत में मिली कलाकृतियां, सामान, तकनीकी प्रक्रियाएं, विचार, आदतें और मूल्य शामिल होते हैं। यह किसने कहा था? ऑप्शन है पहला रेडक्लिफ ब्राउन, दूसरा है मेलनोवस्की, तीसरा है इरावती कर्वे, चौथा है एडवर्ड टायलर। तो ये किसका कहना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेलनोवस्की। मेलनोवस्की मुख्य रूप से किसके लिए जाने जाते हैं? तो वो संस्कृति के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया था वो इनका संस्कृति से संबंधित ही सिद्धांत था। इन्होंने मूलभूत आवश्यकताओं की बात की थी, उसमें इन्होंने बताया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेलनोवस्की। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, सिस्टम ऑफ कंजेनिटी एंड एफिनिटी ऑफ द ह्यूमन फैमिली पुस्तक किसने लिखी है? पहला है मेलनोवस्की, दूसरा है पार्सन्स, तीसरा है हेनरी मॉर्गन और चौथा है मैकाइवर। तो ये पुस्तक किसकी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हेनरी मॉर्गन की। ये बुक उसमें भी शायद पिछले पीजीटी के एग्जाम में भी पूछा गया था, तो आप लोग याद रखिएगा, ये हेनरी मॉर्गन की है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, 2011 की जनगणना के अनुसार
निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है? 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा है। तो पहला है गोंड, दूसरा है नागा, तीसरा है भील, चौथा है नायर। तो कौन सी जनजाति है जो कि 2011 के अनुसार सबसे बड़ा जनजाति समूह है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भील जनजाति। और इसके अलावा 2011 की जो जनगणना थी वो कौन सी जनगणना थी? तो वो थी हमारी 15वीं जनगणना थी, 2011 की जनगणना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सा दृष्टिकोण निम्नलिखित में से लोगों के अपने दैनिक जीवन को समझने के तरीकों पर केंद्रित है? दैनिक जीवन यानी लाइफ वर्ड। तो देखिए, पहला है एथनोमेथोडोलॉजी, दूसरा है व्याख्यात्मक समाजशास्त्र, तीसरा है फेनोमेनोलॉजी, चौथा है वृहत सिद्धांत। तो इसमें से कौन सा जो पर्सपेक्टिव है वो दैनिक जीवन को समझने के तरीकों पर केंद्रित है, यानी उसी पर बल देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एथनोमेथोडोलॉजी, यानी ऑप्शन नंबर ए। एथनोमेथोडोलॉजी जो है वो दैनिक जीवन को समझने के तरीकों पर केंद्रित है। तो देखिए, एथनोमेथोडोलॉजी को हिंदी में क्या कहते हैं? नृजाति पद्धति शास्त्र। नृजाति पद्धति शास्त्र। एथनो मतलब क्या होता है? तो एथनो मतलब होता है पीपुल यानी लोग, और मेथोडोलॉजी जो है इसका क्या मतलब है कि जो भी चीज़ें हम अपने डेली लाइफ में करते हैं, यानी जो जो भी चीज़ें कॉमन सेंस वाली चीज़ें होती हैं, तो इसका मतलब ही होता है नृजाति पद्धति शास्त्र का, यानी एवरीडे लाइफ में हम जो भी चीज़ें करते हैं, कि लोग जो भी चीज़ें करते हैं डेली लाइफ में अपने कॉमन सेंस से, उसे क्या कहते हैं? एथनो मेथोडोलॉजी कहते हैं। मतलब एथनो मेथोडोलॉजी में कॉमन सेंस का यूज होता है। ये इसमें कॉमन सेंस से जो भी अपने डेली की लाइफ में लोग करते हैं चीज़ें, उससे संबंधित हैं। और इसके अलावा जो एथनो मेथोडोलॉजी है ये ना तो मैक्रो अप्रोच को, यानी जो वृहद सिद्धांत है, ना ही उसको ये फॉलो करता है, और ना ही माइक्रो यानी जो सूक्ष्म सिद्धांत है, ना ही उसको ये फॉलो करता है, बल्कि ये क्या करता है, सबसे ज़्यादा किसके करीब है? ये माइक्रो के ज़्यादा करीब है। मतलब ये पूरी तरीके से ना तो माइक्रो है ना ही मैक्रो है, लेकिन ये माइक्रो के ज़्यादा करीब है, ऐसा हम कह सकते हैं। और एथनो मेथोडोलॉजी के प्रणेता कौन माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं हेराल्ड गारफिंकल। तो इससे कौन संबंधित है? इससे गारफिंकल संबंधित है। और अल्फ्रेड सूर्ज जो है वो किससे संबंधित है? तो वो फेनोमेनोलॉजी से संबंधित है इससे। और ये शुरू कब हुआ था? तो ये शुरू हुआ था 1940 में। 1940 में शुरू हुआ था, और 1960 में इनका जो बुक आया था वो 1960 में आया था, गारफिंकल का। तो इसमें जो है, इसमें ना तो आगमन और ना ही निगमन पद्धति का प्रयोग किया जाता है, बल्कि इसमें क्या किया जाता है? इसमें प्रैक्टिकल रीजनिंग मेथड को मतलब प्रयोग किया जाता है। इसमें डेली की लाइफ का जो जो भी चीज़ें होती हैं उसका प्रैक्टिकल चीज़ें देखी जाती हैं। बाकी चलिए, एथनो मेथोडोलॉजी, फिनोमेनोलॉजी, ये भी जितने भी चीज़ें हैं इस पर हम बाद में अलग से वीडियो बना देंगे। अभी इसको बहुत ज़्यादा डीप में हम नहीं देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस अधिनियम के तहत अंतरजातीय विवाह शुरू किया गया था? अंतरजातीय विवाह किस अधिनियम के तहत शुरू किया गया था? पहला ऑप्शन है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, दूसरा है विशेष विवाह अधिनियम 1954, तीसरा है हिंदू विवाह अधिनियम 1955, और चौथा है पोक्सो अधिनियम। तो इसमें से किसके अंतर्गत ये अंतरजातीय विवाह को मान्यता मिली थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विशेष विवाह अधिनियम 1954। तो विशेष विवाह अधिनियम 1954 के अंतर्गत ही अंतरजातीय विवाह को मान्यता मिली थी। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, नौकरशाही की शिथिलता की चर्चा किसने की है? यानी नौकरशाही के जो डिसफंक्शन है, दुष्प्रकार हैं, उसकी चर्चा किसने की है? तो पहला है वेबर, दूसरा है रॉबर्ट के मर्टन, तीसरा है पार्सन्स, चौथा है पीटर ब्लाउ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मर्टन। तो मर्टन ने नौकरशाही की शिथिलता यानी नौकरशाही के डिसफंक्शन यानी दुष्प्रकार की बात की थी। अगला क्वेश्चन देखिए। और जबकि नौकरशाही का जो वो दिया था वेबर ने इसका थ्योरी दिया था, लेकिन उसके डिसफंक्शन की बात की थी मर्टन ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, एक अलग विषय के रूप में
नृवंश विज्ञान की अवधारणा को किसने विकसित किया है? नृवंश विज्ञान यानी एथनोमेथोडोलॉजी की बात यहाँ पे हो रहा है। तो पहला है गारफिंकल, दूसरा है अल्फ्रेड सूट्ज, तीसरा है ग्रेहांड फ्रेडरिक मूलर और एरिक वुल्फ। सॉरी, ये नृवंश विज्ञान जो है ये एथनोमेथोडोलॉजी नहीं है, बल्कि ये एथनोग्राफी है। आई थिंक ये एथनोग्राफी की बात हो रही है यहाँ पे। तो इस कॉन्सेप्ट को किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गेरहार्ड फ्रेडरिक मूलर। इन्होंने जो है नृवंश विज्ञान की अवधारणा को विकसित किया था। तो ये इनका नाम याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? पहला है लॉर्ड डलहौजी, दूसरा है लॉर्ड मिंटो, तीसरा है लॉर्ड मेयो, चौथा है लॉर्ड रिपन। तो स्थानीय स्वशासन यानी जो पंचायती राज है, तो उसी को स्वशासन कहा जाता है, स्थानीय स्वशासन कहा जाता है। तो इसका जनक किसको माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड रिपन। तो इसके जनक लॉर्ड रिपन है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, इकोफेमिनिज्म में नारीवाद को महिलावाद के साथ किसने जोड़ा? इकोफेमिनिज्म में नारीवाद को महिलावाद के साथ किसने जोड़ा? पहला ऑप्शन है राधा कमल मुखर्जी, दूसरा है सुलामीत फायरस्टोन, तीसरा है एरियर सले, चौथा है सिमोन दी बुआय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एरियर सले। इन्होंने जो इकोफेमिनिज्म है उसको जो है नारीवाद के साथ इन्होंने जोड़ा है। यानी इकोफेमिनिज्म मतलब क्या होता है कि यानी प्रकृति के साथ साथ जो नारी है उन दोनों को जोड़ दिया गया है कि जिस तरीके से प्रकृति की रक्षा करना और उसके विकास से संबंधित सारी चीज़ें देखी जाती हैं, उसी तरीके से जो नारी है, नारीवाद को भी उसी से दोनों से जोड़ दिया गया है। इसी को क्या बोला जाता है? इकोफेमिनिज्म बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, डिजाइन ऑफ सोशल रिसर्च पुस्तक किसने लिखी है? पहला है सावर एवं फ्रीडल, दूसरा है स्टीफन एवं फिलिप, तीसरा है जॉबर्ग एवं नेट, चौथा है रूसेल एकॉफ। डिजाइन ऑफ सोशल रिसर्च पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रूसेल एकॉफ ने। तो ये बुक इनकी है, रूसेल एकॉफ की। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, नव प्रकारवाद पार्सन्स के परंपरागत दबावों में से किसको स्वीकार नहीं करता है? यानी नव प्रकारवाद जो है वो उसने पार्सन्स से क्या चीज़ें ली हैं, क्या चीज़ें नहीं ली हैं। तो पहला ऑप्शन है संस्कृति, दूसरा है व्यक्तित्व, तीसरा है बृहद क्रिया, चौथा है समाज व्यवस्था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, बृहद क्रिया। तो नव प्रकारवाद ने बृहद क्रिया को नहीं लिया है पार्सन से। इन्होंने नव प्रकारवाद जो है ये मतलब माइक्रो प्लस माइक्रो ये दोनों पे ध्यान देता है, ना कि केवल बृहद पे। तो ये माइक्रो प्लस माइक्रो दोनों पे ध्यान देता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसने की है? पहला है आर के मुखर्जी, दूसरा है ए आर देसाई, तीसरा है जी एस घुरिये, चौथा है अंबेडकर। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अंबेडकर। तो ये बी आर अंबेडकर का है, इन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, ए आर देसाई के अनुसार धर्म एवं कर्म कांड कहाँ से उत्पन्न होते हैं और विकसित होते हैं? पहला ऑप्शन है समाजशास्त्र में, दूसरा है इतिहास में, तीसरा है अर्थशास्त्र में और चौथा है दर्शन शास्त्र में। तो ए आर देसाई किससे संबंधित थे? तो ये मार्क्सवादी इन्हें भी माना जाता है, क्योंकि इन्होंने जो अध्ययन किया है वो भी मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य से किया है, ए आर देसाई और डीपी मुखर्जी ये सारे। तो इसीलिए ये मार्क्सवाद से संबंधित है। और मार्क्सवाद में किसको ज़्यादा महत्व दिया जाता है? अर्थव्यवस्था को, यानी आर्थिक निर्धारणवादी माना जाता है कार्ल मार्क्स को, और मार्क्सवाद में जो भी है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र, क्योंकि ए आर देसाई के अनुसार धर्म एवं कर्मकांड जो होते हैं वो अर्थशास्त्र उत्पन्न होते हैं और विकसित होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है, बी आर अम्बेडकर ने एक मंत्र दिया, शिक्षित बनो, संगठित रहो और डैश डैश। तो इसके आगे उन्होंने क्या बोला था? पहला ऑप्शन है प्रदर्शन करो, दूसरा है आंदोलन करो, तीसरा है जागो, चौथा है आक्रमण करो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आंदोलन करो। बी आर अम्बेडकर ने जो मंत्र दिया था उसमें इन्होंने कहा था कि किसको कहा था? जो
निचले दबे कुचले समाज के तबके के लोग थे, जिनको क्या बोला जाता है, शूद्र जिनको बोलते हैं। तो उनको इन्होंने संबोधित किया था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और आंदोलन करो, यानी अपने लिए लड़ो, अपने सम्मान के लिए लड़ो। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है, पुनर्गठित परिवार के रूप में भी जाना जाता है, यानी पुनर्गठित परिवार के रूप में और किसे जाना जाता है? तो पहला ऑप्शन है बायन्यूक्लियर फैमिली, दूसरा है मिश्रित परिवार, तीसरा है स्टेम परिवार और चौथा है विस्तारित परिवार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मिश्रित परिवार। तो मिश्रित परिवार को ही पुनर्गठित परिवार के रूप में जाना जाता है। पुनर्गठित परिवार वो होता है जैसे कि कोई व्यक्ति मतलब एक फैमिली में है, शादीशुदा है और अचानक जो है मतलब उसका जो है वो संबंध टूट जाए, लेकिन अगर वो दोबारा से अपना जीवन जो है शुरू करता है और एक परिवार बनाता है तो उसको बोलते हैं पुनर्गठित परिवार। और पुनर्गठित परिवार को ही मिश्रित परिवार बोलते हैं। और स्टेम फैमिली क्या होता है? तो स्टेम फैमिली एक तरह की ज्वाइंट फैमिली है, ज्वाइंट फैमिली को ही स्टेम फैमिली बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, संघर्ष सिद्धांत कभी कभी निम्नलिखित सिद्धांत में से किस पर्याय के रूप में चर्चा की जाती है? यानी जो संघर्ष सिद्धांत है उसको और किस रूप में जाना जाता है? पहला ऑप्शन है क्रिटिकल थ्योरी, दूसरा है समाजवाद, तीसरा है मार्क्सवाद और चौथा है पूंजीवाद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मार्क्सवाद। मार्क्सवाद होगा क्योंकि संघर्ष सिद्धांत से कौन जुड़ा हुआ है? मार्क्सवाद। और सबसे पहले जो सिद्धांत आया था वो मार्क्सवाद ही आया था, यानी कार्ल मार्क्स का सिद्धांत जो है वही आया था। और क्रिटिकल थ्योरी जो है वो मार्क्सवाद के बाद आया था। क्रिटिकल थ्योरी में के लोग जो है वो क्या करते हैं? वो मार्क्सवाद की आलोचना करते हैं, तो ये इसके बाद आया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। जब विभिन्न समाजों के बीच सांस्कृतिक लक्षणों और परिसरों का आदान प्रदान होता है तो इसे क्या कहा जाता है? यहाँ आदान प्रदान यानी एक तरह से संचार की बात हो रही है कि मतलब एक दूसरे को आदान प्रदान किया जाता है। तो पहला है ट्रांसकल्चरेशन, दूसरा है अकल्चरेशन, तीसरा है पश्चिमीकरण, चौथा है इनकल्चरेशन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रांसकल्चरेशन। ट्रांसकल्चरेशन में क्या होता है कि एक संस्कृति जो है वो कहीं ना कहीं दूसरी संस्कृति में आदान प्रदान करती है, मतलब एक संस्कृति तो दूसरी संस्कृति में आदान प्रदान होता है और एक दूसरे के जो सभ्यताएं होती हैं वो सारा क्या करते हैं? एक दूसरे पे आदान प्रदान करते हैं। इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें विभिन्न समाजों के बीच सांस्कृतिक लक्षण और परिसरों का आदान प्रदान होता है, तो वो ट्रांस कल्चरेशन होगा। तो ये आज के हमारे 20 क्वेश्चन थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिए, क्योंकि मेहनत करके बनाते हैं और आप लोग जो है वीडियो देखते तो हैं, लेकिन न वीडियो पे आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं, न ही वीडियो पे कमेंट करते हैं और न ही वीडियो को शेयर करते हैं, सिर्फ आप देखते हैं और चले जाते हैं। तो प्लीज़ कम से कम थोड़ा बहुत तो आप हमारा जो है एक तरह से उत्साह बढ़ा सकते हैं, लाइक करके, वीडियो को शेयर करके और कमेंट करके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।